गुड मॉर्निंग एवरीवन। जैसा कि मैंने कक्षा 10 के रसायन विज्ञान के दूसरा लेसन अम्ल, क्षार और लवण के बारे में बताया था। इस पहले भाग में हमने अम्ल क्या है, क्षार क्या है, अम्ल की रासायनिक अभिक्रिया, क्षार की रासायनिक अभिक्रिया बताया था। और उसके बाद हमने बताया था उसमें उदासीनीकरण अभिक्रिया क्या है, और उसके बाद हमने बताया था सूचक क्या है, सूचक कितने प्रकार के होते हैं, इन सारी चीज़ों के बारे में हमने बताया था। अब हम इसके दूसरे पार्ट में आप लोगों को बताएंगे अम्ल व क्षार की प्रबलता। अम्ल व क्षारकों की प्रबलता। किसी अम्ल या क्षारक की प्रबलता हम उसके द्वारा उत्पन्न H+ आयन या OH ऋण आयनों की सांद्रता से ज्ञात कर सकते हैं, या ये भी हम कह सकते हैं अम्ल या क्षारक की प्रबलता उसके द्वारा उत्पन्न हाइड्रोजन आयन या OH ऋण आयन के आयनों की सांद्रता पर निर्भर करता है। और एक चीज हम बता दें, अम्ल व क्षारक की प्रबलता हम एक सार्वत्रिक या सार्वभौमिक सूचक द्वारा ज्ञात कर सकते हैं। सार्वभौमिक या सार्वत्रिक सूचक क्या है? सार्वत्रिक या सार्वभौमिक सूचक। सार्वत्रिक या सार्वभौमिक सूचक क्या है, पहले इसको हम परिभाषा के माध्यम से देखते हैं, फिर इसको हम समझाते हैं। यह अनेक सूचकों का मिश्रण होता है। यह सूचक किसी विलयन में हाइड्रोजन आयन की विभिन्न सांद्रता को विभिन्न रंगों में प्रदर्शित करता है। इसके लिए एक पीएच स्केल बनाया जाता है, जहां पर हमने इसको बना दिया है पीएच स्केल। हमने इसमें 1 से लेकर 14 तक के मानों को बताया है। पीएच स्केल में 0 से लेकर 14 तक के मान दिए रहते हैं, जिसको पीएच मान भी कहा जाता है। पूछा जाता है, कभी कभी पूछा गया है पीएच मान कितने से कितने के बीच में होता है, तो हम कह सकते हैं पीएच मान 0 से लेकर 14 के बीच में होता है। हम ये कैसे जानेंगे कि कोई चीज अम्लीय है, उदासीन है या क्षारीय है? तो हम इस स्केल के माध्यम से बताएंगे। यहाँ पर हमने 0 से लेकर 14 तक का मान दिखाया है, और हमने यहाँ पर अम्लीय लिखा है, यहाँ पर उदासीन लिखा है, यहाँ पर क्षारीय। तो हम यहाँ पर आपको बता सकते हैं, जब किसी का पीएच मान 0 से 7 के बीच में होता है तो वह अम्लीय होता है। यदि उसका पीएच मान 7 होता है तो वह उदासीन होता है। जैसे शुद्ध जल या वर्षा का जल जो होता है उदासीन होता है। यदि उसका पीएच मान 7 से अधिक जाता है तो उसका मान क्षारीय हो जाता है। तो इस प्रकार इसका जब हम प्रयोग करते हैं, क्योंकि यह विभिन्न मिश्रणों से बना होता है, इसलिए इसमें कई रंग प्रदर्शित होते रहते हैं। क्योंकि यहाँ पर दिखाया नहीं जा सकता उस स्कूल को, इस कारण से हमने इसको बस एक ग्राफ के रूप में बना दिया है। अब हम आपको बताएंगे कुछ पीएच स्केलों का उपयोग। दैनिक जीवन पीएच का महत्व। पहला है, हमारा शरीर 7 से 7.8 पीएच के बीच कार्य करता है। पूछा जाता है कि हमारे शरीर का पीएच मान कितना है, या ये भी कहा जा सकता है कि हमारा शरीर कितने पीएच के बीच कार्य करता है। तो हम बता सकते हैं हमारे शरीर का पीएच मान 7 से लेकर 7.8 के बीच होता है। दूसरी चीज, यदि वर्षा का जल बताते हैं कि यह अम्लीय वर्षा हुई है, बताया जाता है कि यह अम्लीय वर्षा हुई, तो कैसे पता है कि यह अम्लीय वर्षा हुई? तो हम बता सकते हैं, यदि वर्षा के जल का पीएच मान 5.6 से कम होता है तो हम उसे अम्लीय वर्षा कहते हैं। उस वर्षा में हम उसका पीएच मान निकालते हैं और उससे पता चल जाता है कि यह अम्लीय है या नहीं। जब उसका मान 5.6 से कम मिलता है तो हम बताते हैं कि यह अम्लीय वर्षा हुई। अगला आता है, मुंह का पीएच मान 5.5 होने पर, मुंह का पीएच मान 5.5 से कम होने पर दांतों का क्षय प्रारंभ हो जाता है। आप देखते हैं कुछ ही समय में कुछ लोगों का दांत टूटना प्रारंभ हो जाता है या खराब होने लगता है। तो क्यों ऐसा हो रहा है? उसका रीजन एक यही है कि उनके मुंह का पीएच मान जो है 5.5 से कम हो गया है। अगर उनके मुंह का पीएच मान 5.5 बना रहे तो उनका दांत लंबे समय तक चलता रहेगा। यदि उससे कम होता है तो धीरे धीरे दांत खराब होने लगते हैं और वह टूटने लगते हैं। अब तक हमने आपको अम्ल और क्षार के बारे में बता दिया है। अब बचता है लवण। अब हम आपको बताएंगे लवण क्या है। लवण, अम्ल व क्षार परस्पर अभिक्रिया करके लवण का निर्माण करते हैं। जैसे हमने पहले बताया अम्ल क्या है, क्षार क्या, वो अलग अलग थे। लेकिन जब अम्ल और क्षार
परस्पर मिलते हैं तभी लवण का निर्माण होता है। जैसे HCl हाइड्रोक्लोरिक अम्ल, NaOH सोडियम हाइड्रोक्साइड, जब ये दोनों क्रिया करेंगे तब लवण का निर्माण होगा। जैसे क्रिया करवाएंगे तो बन जाएगा NaCl, ये हो गया सोडियम क्लोराइड। अब OH और H मिलेगा तो यहाँ बन जाएगा H2O, ये हो गया जल। यहाँ पर देखिए जब अम्ल और क्षार परस्पर क्रिया किए तो यह बन गया लवण और यह बन गया जल। इस प्रकार लवण का निर्माण होता है। अब हम आपको बताएंगे लवणों से रासायनों का निर्माण। लवणों से रासायनों का निर्माण में पहला है सोडियम हाइड्रोक्साइड NaOH का निर्माण। सोडियम हाइड्रोक्साइड का निर्माण हम लवणों से कैसे करते हैं उसके बारे में बताते हैं। सोडियम क्लोराइड NaCl के जलीय विलयन में विद्युत प्रवाहित करने पर वियोजित होकर NaOH मतलब सोडियम हाइड्रोक्साइड का निर्माण होता है। सोडियम क्लोराइड का सूत्र होता है NaCl। अब इसमें हमें विद्युत से क्रिया करवाना है तो 2H2O से जैसे हम यहाँ क्रिया करवाते हैं हमें चाहिए NaOH। हम यहाँ पर दे रहे हैं NaOH। अब यहाँ पर क्या बच रहा है, क्लोरीन बच रहा है और यहाँ हो जाएगा Cl और उसके बाद क्या बच जा रहा है, H2 बच जा रहा है। तो यहाँ हम देख रहे हैं यहाँ पर हमें दो चीजें मिल रहा है। अगर यहाँ हम 2 से क्रिया करवा दें तो यहाँ पर बन जाएगा 2NaOH और यह Cl2। तो हम यहाँ देख रहे हैं सोडियम हाइड्रोक्साइड के साथ साथ क्लोरीन गैस और हाइड्रोजन गैस भी बन रही है। तो हम कैसे जानें कि कौन क्लोरीन गैस है कौन हाइड्रोजन गैस है। तो हमें एक ही हमें पता है कि एनोड पे कौन सी गैस निकलती है। बहुत से लोगों को पता होगा, कुछ लोगों को नहीं पता होगा, तो हम बता दे रहे हैं। एनोड पर हमेशा हाइड्रोजन गैस, कैथोड पर Cl2 गैस निकलेगी और कैथोड के पास ही NaOH क्या होता है, जमा होता है। तो हम ये बता सकते हैं सोडियम क्लोराइड में विद्युत प्रवाहित करने पर वह वियोजित होकर सोडियम हाइड्रोक्साइड, क्लोरीन गैस और हाइड्रोजन गैस बनाती है। क्लोरीन गैस जो है कैथोड पर, हाइड्रोजन गैस एनोड पर और कैथोड के पास ही सोडियम हाइड्रोक्साइड क्या था, जमा होता है। इसके कुछ उपयोग, इसका उपयोग हम कहाँ करते हैं। पहला उपयोग जो है इसका है Cl2 का जो प्रयोग करते हैं। Cl2 का जल की स्वच्छता में, H2 जो है ईंधन के रूप में और NaOH का प्रयोग, NaOH ग्रीस हटाने में। ग्रीस जो होती, जो इसको हम कहते हैं ग्रीस, उसको हटाने में और कागज निर्माण में भी इसका उपयोग होता है। इस प्रकार हमने देख लिया सोडियम हाइड्रोक्साइड का लवणों से कैसे निर्माण होता है। अब हम आपको दूसरा बताते हैं, दूसरा क्रिया क्या है और उससे लवणों का कैसे निर्माण होता है। लवण से विरंजक चूर्ण का निर्माण करना। विरंजक चूर्ण का सूत्र होता है CaOCl2। इसका रासायनिक नाम होता है कैल्शियम ऑक्सीक्लोराइड। कैल्शियम ऑक्सीक्लोराइड का लवण से हम कैसे निर्माण करेंगे उसका हम पहले परिभाषा देख लेते हैं। बुझे हुए शुष्क चूने का सूत्र होता है CaOH पर क्लोरीन क्या होता है Cl2 गैस की क्रिया से CaOCl2 या कह सकते हैं विरंजक चूर्ण या कैल्शियम ऑक्सीक्लोराइड का निर्माण। जैसे हम CaOH और Cl2 का निर्माण करवाएंगे यहाँ बन जाएगा CaOCl2 प्लस H2O। अगर हम यहाँ पर देखें तो सभी का जो परमाणु क्रमांक समान है। इस प्रकार यह क्या है, संतुलित रासायनिक समीकरण भी है। और अब हम देखते हैं विरंजक चूर्ण का निर्माण कहाँ होता है और किस रूप में होता है। तो पहला उपयोग है वस्त्र उद्योग में लिग्नन के विरंजक चूर्ण के लिए।
मतलब वस्त्र उद्योग में होता है इसका प्रयोग। कागज की फैक्ट्री में इसका मज्जा बनाने के रूप में इसका प्रयोग किया जाता है। तीसरा, पीने के पानी में रोगाणुनाशक के लिए, अगर हम पीने के पानी में इसका प्रयोग करते हैं तो उसमें जो भी बैक्टीरिया चाहे रोगाणु रहेंगे वो क्या होते हैं, ऑटोमेटिक डेड हो जाएंगे। उसके बाद उसको स्वच्छता से प्रयोग कर सकते हैं। अब हम आपको तीसरा लवणों से रसायन का निर्माण बताते हैं। अगला है बेकिंग सोडा यानी NaHCO3। इसका रासायनिक नाम होता है सोडियम बाइकार्बोनेट, या इसको ये भी कह सकते हैं सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट। बेकिंग सोडा एक दुर्बल संक्षारक के रूप में होता है। दुर्बल संक्षारक का मतलब होता है लंबे समय तक चलता है, मतलब जल्दी यह खराब नहीं होता किसी चीज में इसका उपयोग अगर किया जाता है। अब इसका निर्माण कैसे होता है? बेकिंग सोडा का निर्माण हम कैसे करते हैं? जब हम सोडियम क्लोराइड में कार्बन डाइऑक्साइड, जल और अमोनिया, यह है अमोनिया, जब हम सोडियम क्लोराइड में कार्बन डाइऑक्साइड, जल और अमोनिया का निर्माण क्रिया करवाते हैं तो बनता है सोडियम कार्बोनेट और बनता है NaHCO3 या NH3 रहेगा, सॉरी NH4 से इसको कहते हैं अमोनियम CO3। जब इन सब की क्रिया करवाएंगे तो बनेगा अमोनियम क्लोराइड NH4Cl और बनेगा सोडियम बाइकार्बोनेट। जब इन सब की क्रिया करवाते हैं सोडियम क्लोराइड और सोडियम बाइकार्बोनेट का निर्माण होता है। और यदि हम इसका खाना पकाने में प्रयोग करते हैं, किसमें? खाना पकाने में अगर प्रयोग करें 2NaHCO3, यदि हम इसका प्रयोग खाना बनाने में करते हैं तो बनता है NaCO3 सोडियम कार्बोनेट और दूसरा बनता है जल और बनता है CO2। ये CO2 का कार्य क्या होता है? सोडियम कार्बोनेट दिख रहा है, जल क्या है उसका भी पता है, CO2 क्या है? यहाँ पर जब हम खाना पकाने में इसका प्रयोग करते हैं तो वह उस वस्तु को फुला देता है। जैसे हम कहते हैं कि जब हम सोडियम बाइकार्बोनेट को आटे में मिलाकर रख देते हैं, आटा धीरे धीरे क्या होने लगता है? फूलने लगता है। या जो ब्रेड बनाया जाता है, ब्रेड में हम जब इसका प्रयोग करते हैं, जब उसको बना के रखा जाता है तो उसमें यह क्या होता है? यह उसमें फुलाने का कार्य करता है, उस चीज को फुला देता है। अब चौथी क्रिया के बारे में हम देखते हैं। जैसा कि हमने चौथी क्रिया के बारे में बता दिया था, लेकिन इसका हमें उपयोग बताया है कि इसका उपयोग कहाँ किया जाता है। इसका उपयोग बेकिंग पाउडर बनाने में किया जाता है। यह एंटासिड जलन का एक संगठन है। जब हमें जलन होती है इसका उपयोग करते हैं तो जलन को ये खत्म कर देता है। और अग्निशामक में उपयोग किया जाता है। जैसे अग्निशामक यंत्र जो बनाया जाता है, जब आग लग जाती है वहाँ पर इसको क्या करते हैं? बुझाने के रूप में कार्य किया जाता है। जैसे स्कूल कॉलेजों में बड़े बड़े प्लेसों पे जहाँ पर अग्नि से लगने की डर अगर कभी कुछ होती है तो ऐसे उपकरणों को बना कर रखा जाता है जिससे आसानी से उसको क्या उस पर नियंत्रण पाया जा सके। अब हम आपको चौथी क्रिया बताएंगे। अगला है धोने का सोडा NaCO3 × 10H2O। इसका धोने का सोडा का निर्माण हम कैसे करेंगे? हम सोडियम कार्बोनेट के पुनः क्रिस्टलीकरण से हम उसका 1 से 2 बार क्रिस्टलीकरण करते हैं तो धोने के सोडे का निर्माण होता है। यदि हम Na2CO3 में 10H2O से पुनः क्रिस्टलीकरण मतलब पुनः क्रिया करवाते हैं तो यह बन जाता है Na2CO3 × 10H2O। यही हमारा बन गया धोने का सोडा। अब इसका उपयोग कहाँ कहाँ होता है? पहला प्रयोग होता है कांच, साबुन एवं कागज उद्योग में। इसका कांच बनाने में, साबुन उद्योग में, कागज उद्योग, तीनों जगह इसका प्रयोग किया जाता है। और अगला है घरों में साफ सफाई के लिए। घरों में साफ सफाई के लिए भी इसका उपयोग किया जाता है। और इसमें है अगला आता है जल की अस्थायी कठोरता दूर करने के लिए। हम इसका प्रयोग घरों में अस्थायी कठोरता को दूर करने के लिए प्रयोग करते हैं। इसमें हमने यहाँ पर 2 लगाना छोड़ दिया था, हमने नहीं लिखा था, यहाँ हमने बाद में लगा दिया। Na2CO3 × 10H2O होना चाहिए। अगला क्रिया है
लवणों से प्लास्टर ऑफ पेरिस या पीओपी का निर्माण। प्लास्टर ऑफ पेरिस का निर्माण जिप्सम को 373 केल्विन या 100 डिग्री सेल्सियस पर गर्म करने पर यह जल के अणु त्याग कर CaSO4 या अर्धहाइड्रेट का मतलब है हाफ H2O जल का निर्माण करता है और उसी से इसका निर्माण होता है। अब हमें ध्यान रखना है किससे निर्माण, जिप्सम का सूत्र क्या होता है, जिप्सम का सूत्र होता है CaSO4, ये होता है जिप्सम का सूत्र है। और इसमें अगर हाफ H2O लगा दे तो ये हो गया अब जिप्सम का सूत्र। अगर इस जिप्सम में हाफ H2O से यदि हम इसमें क्रिया करवा दे रहे हैं, यदि CaSO4 हाफ H2O में हाफ H2O से क्रिया करवा रहे हैं तो ये बन जाता है CaSO4 into H2O। कैसे H2O हो गया, यह हाफ यहाँ का, यह हाफ यहाँ का। जब ये दोनों आपस में क्रिया करेंगे, हाफ कितना होता है, या आधा आधा करने के बाद क्या हो जाता है, एक हो जाता है, यही हो जाएगा CaSO4। यहाँ प्लास्टर ऑफ पेरिस के सूत्र के स्थान पे लिख देते हैं, जिप्सम का सूत्र लिख देते हैं, लेकिन प्लास्टर ऑफ पेरिस का CaSO4 into 2H2 होगा। जब हम प्लास्टर ऑफ पेरिस में 1/2 H2O, जब हम प्लास्टर ऑफ पेरिस में 1/2 H2O से क्रिया करवाएंगे तो ये बन जाएगा CaSO4 into 2H2O। ध्यान रखिए 2H2 कैसे हुआ, यहाँ एक पूरा है, यह आधा, ये हो गया 1.5 हो जा रहा है और इसमें आधा मिला के तो हो जाएगा 2, इस प्रकार हो जाएगा 2H2O। जब हम जिप्सम में जल को मिलाएंगे, हाफ H2O को मिलाते हैं तो बनता है प्लास्टर ऑफ पेरिस, प्लास्टर ऑफ पेरिस। यदि हम सफेद चूर्ण, जो हमें सफेद चूर्ण मिलता है उसमें अगर हम जल मिला दें तो फिर से जिप्सम बन सकता है। अब इसका उपयोग कहाँ होता है, आप सब लोगों को पता होगा, जब किसी का हाथ टूट जाता है, जो प्लास्टर लगाया जाता है, पट्टी को बांध कर उसमें लगाया जाता है, वहाँ पर जिप्सम का प्रयोग किया जाता है। तो हम कह सकते हैं टूटी हड्डियों को सही स्थान पर लाने के लिए, जैसे टूट जाता है उसको लगाकर कस के बांध दिया जाता है, चाहे हाथ पैर कहीं भी हड्डी टूटी रहती है उसको लगाकर बांध दिया जाता है, वो उसको हिलने नहीं देता। इस प्रकार वो टूटी हड्डियों में खिलौना तथा सजावट के सामान, खिलौने और सजावटी सामानों को भी बनाने में जो शो के रूप में बनाए जाते हैं उसका भी हम प्रयोग कर सकते हैं। जैसे दीवारों पर पुट्टी लगाई जाती है, उसमें क्या कहते हैं डिजाइनिंग बनाई जाती है, उसका उपयोग किया जाता है। दीवार को चिकना बनाने में दीवार पर उसकी सतह को लगा दिया जाता है, वह दीवार बहुत चिकनी हो जाती है। अब हमारे यहाँ पर दूसरा लेसन अम्ल, क्षार और लवण समाप्त होता है। यदि किसी बच्चे को यह समझ में नहीं आया तो हमारे कमेंट बॉक्स में इसका रीजन लिख देगा, क्या समझ में नहीं आया, उसको हम कोशिश करेंगे कि बता दें ऐसा कैसा हुआ। हम आप लोगों से उम्मीद रखेंगे कि आप लोग इस वीडियो को देखने के बाद अन्य लोगों के आगे शेयर करिए ताकि वो लोग भी इससे लाभान्वित हो सकें। थैंक यू, जय हिंद।